हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी का गद्यांश और पद्यांश। जी हाँ, आप जानते ही हैं आपका जो लैंग्वेज आता है हिंदी, वो चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो, उन दोनों में क्या रहता है कि 15 मार्क्स की आपसे पेडागोजी पूछी जाती है और 15 मार्क्स का आपसे एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। सेम ऐसे ही पेपर 2 में भी 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है और जो बचे हुए 15 मार्क्स होते हैं उसमें आपका एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों ने अच्छे से देख ली, अच्छे से समझ ली एंड तक, तो आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आता है वो टफ आता है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से कौन सी ट्रिक यूज़ करके अपने गद्यांश और पद्यांश वाले पोर्शन से टोटल 15 मार्क्स अपने कंफर्म कर लेंगे, एकदम पक्का कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिन्हें पैसेज को देखकर डर लगता है। कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम पैसेज कैसे सॉल्व करें, समझ में नहीं आ रहा, यानी कि गद्यांश और पद्यांश वाला पोर्शन। तो मैंने सोचा आप लोगों को वो ट्रिक मैं बताऊं, जो ट्रिक मैंने खुद भी यूज़ करी थी और मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आप गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करेंगे। हम इस वीडियो में दो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले गद्यांश को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और दूसरा एक पद्यांश भी करेंगे। पद्यांश को हम हिंदी में काव्यांश भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसको लेकर भी प्रॉब्लम होती है। तो पद्यांश और काव्यांश आपका एक ही होता है। जो गद्यांश होता है वो आपका स्टोरी टाइप का होता है और जो पद्यांश या काव्यांश होता है वो आपका पोएट्री सेक्शन होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पोएट्री वाले सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी मीनिंग आप लोग इजीली समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप इजीली गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ये जो हमारे गद्यांश और पद्यांश आते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में, वो आपके एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं 15। जी हाँ, आपको बस गद्यांश को देखना है और नकल करके आंसर करना है। सेम ऐसे ही पद्यांश में भी होता है, आपको पद्यांश पढ़ना है और उसी में से नकल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आंसर जो हैं गलत हो जाते हैं। अब रीज़न ये है कि आप अच्छे से पैसेज को पढ़ते नहीं हैं, गद्यांश पद्यांश को, और या फिर उसको समझते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और आपके 15 के 15 नंबर यहाँ से एकदम कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और साथ ही साथ आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, हमारी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं। डेली इवनिंग में सीडीपी की क्लासेस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 50 सेट उसके लगा चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है आप लोगों का। 1 लाख प्लस वीडियोस काफ़ी सारी उसमें से गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझा है, ठीक है। एक तो होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बस आप आंसर लगाते हुए चल रहे हैं, और एक होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है उसको समझते हुए चलना। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम समझते हुए चलते हैं, ना कि रटते हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम गद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा गद्यांश यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उस गद्यांश में दिए हुए कुछ क्वेश्चन पे नज़र डाल लेनी है। सिर्फ क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्वेश्चन पे नज़र डाल लेनी है। उसके बाद आपने गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये 1-2 क्वेश्चन रहेंगे ना, तो गद्यांश की 2-3 लाइन जो होती हैं स्टार्टिंग की ऊपर वाली, वहीं पर इनके आंसर हमको मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का कि गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन का प्रवास किसके अनुसार होता है, ठीक है। दूसरा है गंगा की डॉल्फिन का सूस नाम क्यों रखा गया है, सूस नाम क्यों रखा गया है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में हो गए। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने पैराग्राफ पर, ठीक है। पैराग्राफ आपका ये है, गंगा का डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है हमें हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल चुका है। देखिए, मिल चुका है ना। पहला ही क्वेश्चन क्या था कि गंगा की डॉल्फिन का प्रवास किसके अनुसार होता है, और वहाँ हमको पैसेज में क्या दिखा, मौसम के अनुसार होता है। चलिए एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, गंगा का डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। तो मौसम के अनुसार, ये हमारा पहले ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही, मौसम के अनुसार। अब हमें कुछ करना ही नहीं है,
पहले क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया और ये हमारा 1 नंबर यहाँ कंफर्म हो गया। बस इसी तरीके से आपको ढूंढना है। आगे हम अपने पैसेज को पढ़ते हैं। चलिए आगे पैसेज को पढ़ेंगे। गंगा का डॉल्फिन मौसम के अनुसार प्रवास करती है। यह मानसून के मौसम में नदियों में ऊपर की ओर चढ़ती है तथा मुख्य नदी से इसकी सहायक नदियों में आ जाती है। वर्षा के समाप्त हो जाने पर नदियों में पानी कम हो जाता है, अतः यह मुख्य नदी में वापस लौट आती है। गंगा की डॉल्फिन अपनी चोंच जैसा लंबा थुथुन पानी के बाहर निकालकर तैरती है अथवा पानी के भीतर ही तेजी से गति से तैरती हुई आगे बढ़ती है। यह स्तनपायी जीव है तथा फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन मछली होती है, आपने सुना होगा ना, बस उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अतः इसे सांस लेने के लिए अपना थुथुन पानी के बाहर निकालना पड़ता है। सामान्यतः यह 30 सेकंड और 120 सेकंड के मध्य पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है। इसके सांस छोड़ने में सू सू की तेज आवाज़ होती है, इसीलिए इसे सू सू कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा दूसरा, कि गंगा की डॉल्फिन का सूसू नाम क्यों रखा गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके सांस छोड़ने में सू सू की आवाज़ होती है, इसीलिए इसे सूस कहते हैं। रीज़न क्या हो गया, इसके सांस छोड़ने में ये सूसू की आवाज़ आ रही है, इसलिए इसे सूस कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यह सांस छोड़ने में सू सू की आवाज़ निकालती है, इसीलिए गंगा की डॉल्फिन को सूस नाम रखा गया है। मिल गया ना आपको आंसर। कितना इजी था, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ पैसेज के जो मार्क्स होते हैं एकदम फ्री के होते हैं, बस आपको नकल करनी आनी चाहिए। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर मिल गया है। अदर ऑप्शंस को तो पढ़ने की ही ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। जैसे लिखा है सांस लेने में सूसू की आवाज़ आती है, जी नहीं। सीटी बजाते हुए आती है, नहीं। यह तैरने में सूसू की आवाज़ निकालती है, नो। यह सूसू की आवाज़ कब निकाल रही है, सांस को छोड़ते समय। देखिए इसके सांस छोड़ने में सूसू की आवाज़ आ रही है, ठीक है, इसलिए इसे सूस कहते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर हमको मिल गया, 1 मार्क्स हमारा यहाँ पर फिर से ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। अब एक बार हम इस पूरे पैसेज को फिर से पढ़ ही लेते हैं। यह पानी की सतह पर तैरते समय कभी कभी हवा में उछलती है और फिर छपाक की आवाज़ करती हुई पानी की सतह पर गिर जाती है। मछली ऐसे ही तो करती हैं, है ना। और यहाँ पर स्पेशली डॉल्फिन की बात हो रही है। इसके इस व्यवहार का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह केवल हवा में उछल सकती है। सामान्य डॉल्फिन और बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिन के समान गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती। कहने का मतलब है ये जो गंगा की डॉल्फिन है ये अपने करतब नहीं दिखाती है, लेकिन जो नॉर्मल डॉल्फिन होती है और जो बोतलनुमा नाक वाली डॉल्फिन होती है वो कुछ करतब दिखा सकती है, ठीक है। तो ये पैसेज हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती है। अभी हमने जस्ट पैसेज में पढ़ा था कि गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती है, अपनी मुख्य नदी से सहायक नदियों की ओर जाती है, ठीक है। गंगा की डॉल्फिन मानसून के मौसम में क्या करती है, मुख्य नदी से सहायक नदी की ओर जाती है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए सेकंड लाइन, यह मानसून के मौसम में नदियों में ऊपर की ओर चढ़ती है तथा मुख्य नदी से इसकी सहायक नदियों में आ जाती है। मिल गया ना आंसर। मानसून के मौसम में क्या करती है, अपनी सहायक नदियों की ओर आ जाती है। तो ये आंसर भी हमको इजीली मिल गया। मैं आपको हर क्वेश्चन का पैसेज की एक एक लाइन दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको आंसर पता चल सके और ऐसे ही जब वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपके सामने गद्यांश आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएँ। इसी तरह बस नकल करनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमको मिल गया ऑप्शन 2 कि ये मुख्य नदी से सहायक नदियों की ओर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है कि मुख्य नदी से समुद्र की ओर आ रही है या समुद्र से वहाँ को जा रही है या सहायक नदियों से मुख्य नदी की ओर, नहीं। हमने पैसेज में देख लिया कि ये मुख्य नदी से सहायक नदी की ओर जा रही है। अब देखिए आप अपने मन से यहाँ पर कभी आंसर मत लगाइएगा फ्रेंड्स, ये पैसेज होता है, आपको नकल करनी है। अगर पैसेज गलत को भी सही कह रहा है ना, तो वो आपने मानकर चलना है, वो गलत आपका सही होगा क्योंकि पैसेज में लिखा है। कहने का मतलब है पैसेज के हिसाब से चलना है, अपने मन से आंसर एक भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसी पैसेज से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन
30 सेकंड और 120 सेकंड के बीच पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है, क्योंकि सांस लेने के लिए क्यों आती है? अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, क्योंकि यह फेफड़ों से सांस लेती है। कहाँ से लेती है? अपने फेफड़ों से सांस लेती है मछली, ठीक है। इसीलिए ये 30 सेकंड और 120 सेकंड के बीच पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये फेफड़ों से सांस लेती है। चलिए मैं आपको एक बार पैसेज में इसका आपको संतुष्टि भी करा देना चाहूँगी, ताकि आप ये ना कह पाए कि हमें तो आंसर पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने कहीं देखा था, ओके ये रहा। देखिए, पानी के भीतर ही तेजी से गति करती हुए ये आगे बढ़ती है। यह स्तनपायी जीव है और ये फेफड़ों से सांस लेती है। दिख गया ना? अतः इसे सांस लेने के लिए अपना थुथुन पानी के बाहर निकालना पड़ता है और सामान्यतया 30 सेकंड और 120 सेकंड के मध्य पानी की सतह पर सांस लेने के लिए ये आती है। क्यों? क्योंकि यह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर? आपको रीज़न भी पता चल गया। मैंने हर एक पैसेज में एक एक लाइन आपको दिखा दी है फ्रेंड्स। बस ये इसका आंसर हो गया। आपको अदर ऑप्शंस पे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। सबसे पहला है, सभी प्रजातियों की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकती हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो गंगा की डॉल्फिन होती है वो करतब नहीं दिखा सकती है, लेकिन जो अदर डॉल्फिन होती हैं, चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको कहा भी था, लास्ट वाली लाइन आप देख सकते हैं। सामान्य डॉल्फिन और बोतल नुमा नाक वाली डॉल्फिन के समान जो गंगा की डॉल्फिन होती है वो करतब नहीं दिखा सकती है। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, वो करतब नहीं दिखा सकती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सभी प्रजातियों की डॉल्फिन हवा में करतब दिखा सकती है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती है। सेकंड है, केवल गंगा की डॉल्फिन हवा में करतब दिखाती है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा था गंगा की डॉल्फिन करतब नहीं दिखा सकती है, बट जो नॉर्मल वाली अदर डॉल्फिन होती हैं वो दिखा सकती हैं। थर्ड है, गंगा की डॉल्फिन के सिवाय डॉल्फिन की अन्य प्रजातियां हवा में करतब दिखा सकती हैं। एब्सोल्युटली राइट। अभी हमारा जो सेंटेंस था पैसेज का लास्ट, जो जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया, वो यही तो था कि गंगा की डॉल्फिन के सिवाय जो अदर डॉल्फिन होती हैं वो क्या करती हैं? हवा में करतब दिखा सकती हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट है, डॉल्फिन की सभी प्रजातियां पानी की सतह के अंदर श्वसन क्रिया करती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो सत्य कथन है वो हमारा यही है कि जो गंगा की डॉल्फिन है उसके सिवाय बाकी जो अदर डॉल्फिन होती हैं वो हवा में अपना करतब दिखा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन क्या होता है कि ग्रामर के भी आते हैं, ठीक है, यानी कि व्याकरण के। उसमें से आपका पहला है, ये इसी पैसेज से आपसे पूछा गया है, क्योंकि इस पैसेज में गंगा की डॉल्फिन की बात हुई है और आप इस क्वेश्चन में जो अंडरलाइंड देख रहे हैं, जो लिखा है वो लिखा है गंगा, तो ये इसी पैसेज का क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए, व्याकरण के क्वेश्चन कुछ टफ नहीं आते हैं, बहुत ही ईजी आते हैं। आपको आंसर मिल भी गया होगा कि गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। तो गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि कालिंदी, यमुना, सरिता ये सब गंगा के पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी नदी, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, पानी के भीतर ही तेज गति से तैरती हुई आगे बढ़ती है। कौन? मछली। तो रेखांकित शब्द है डैश। आपका जो रेखांकित शब्द यहाँ पर ही है, ये क्या है? ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये निपात है, या ये क्रिया विशेषण है? तो ये क्या है आपको बताना है। ये क्या होगा आपका? ये होगा निपात। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, पानी के भीतर ही तेजी से गति करते हुए आगे बढ़ती है, तो ये जो ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो आपका निपात है। तो इस तरह, हाँ ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके उसी पैसेज के अंदर व्याकरण वाले सेक्शन से पूछा है कि ज्ञात का विलोम। कितना इजी क्वेश्चन है। ज्ञात का विलोम तो कोई भी बता देगा, क्या होता है? अज्ञात होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये गद्यांश है ये सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, एकदम चुटकी में। आई होप आपको समझ में भी आया होगा फ्रेंड्स, और आप लोग खुद भी इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कभी भी हिंदी का पैसेज यानी कि गद्यांश को देखते हुए कभी नहीं डरेंगे। ठीक है, तो ये पहला हमने ये गद्यांश कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको गद्यांश के अंदर एक एक लाइन दिखाकर समझा दिए हैं फ्रेंड्स। अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी इससे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। बट मुझे लगता है आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि हमें किस तरीके से गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वीडियो आप देख रहे हैं यानी कि एक गद्यांश पद्यांश लगा करके आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सीटेट में ये जो गद्यांश पद्यांश आपके आते हैं ना, ये मांगते हैं आपसे प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको करने का तरीका आएगा गद्यांश और पद्यांश को। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको लगाने की कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस सेट। और देखिए हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। साथ ही साथ ये जो गद्यांश पद्यांश है, अब मैं आपको डेली एक एक गद्यांश और एक पद्यांश सॉल्व करना बताऊंगी। और एग्जाम होने तक आपके कितने सारे गद्यांश पद्यांश रेडी हो जाएंगे आप खुद सोचिएगा। बहुत ही अच्छे से यहाँ से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और इन सभी की जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है ना, सीडीपी, हिंदी, अदर सब्जेक्ट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ टैग वर्ड्स भी मैंने आपको करवाए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टैग वर्ड ये आपका सीटेट क्वालिफाई करने का एक मंत्रा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने गद्यांश को सॉल्व कर लिया, अब हम चलते हैं अपने पद्यांश की ओर, यानी कि अपने काव्यांश की ओर। तो चलिए पढ़ लेते हैं अपना पद्यांश यानी कि काव्यांश। तो देख लीजिए, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सटीक विकल्प चुनते हुए आंसर बताना है, ठीक है। अब ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये बस इतना सा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही छोटा होता है, ये जो पद्यांश आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कोई स्टोरी नहीं आती है। जैसे हमने गद्यांश में तो स्टोरी देखी, पूरी गंगा की जो डॉल्फिन मछली है उसके बारे में पूरी स्टोरी थी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पोयम होती है, एक कविता आपसे पूछी जाती है और इस कविता को समझते हुए आपको आंसर टिक करने होंगे, ठीक है। मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगी वन बाय वन। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा वही ट्रिक रहेगा कि ये जो कविता है इसको पढ़ने से पहले एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहेंगे। पहला है, पद्यांश के अनुसार दुनिया कैसी नहीं है। कैसी नहीं है आपसे पूछा है, सुंदर नहीं है, छोटी नहीं है, सह्य नहीं है या असह्य नहीं है। दूसरा है, दुनिया को असह्य क्यों कहा गया होगा। एक बात बताइए, क्या आपको इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल गया, बताइए। चलिए फिर भी हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। पद्यांश के अनुसार दुनिया कैसी नहीं है और दुनिया को असह्य क्यों कहा गया है। चलिए अब एक बार हम पढ़ लेते हैं अपने पद्यांश को। पद्यांश क्या कह रहा है, यही जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है, सच है, सुंदर है और असह्य भी है। यही संभाले नहीं संभलती है, यही भरी है इतने हर्ष से, यही द्रवित है इतने विषाद से। अपने बगल में टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने, एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया फल अपनी नातिनी को देते हुए यही बोली। इस पोयम का सार हमने एक चीज़ समझा कि यहाँ पर बुढ़िया जो हैं अपनी नातिनी से ये सब कह रही हैं, यानी कि ये जो बुढ़िया हैं ये अपनी नातिनी को ये सारी चीज़ें बता रही हैं, ठीक है। इससे ये सार निकला है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि पद्यांश के अनुसार दुनिया कैसी नहीं है, कैसी नहीं है पूछा है, ठीक है। अब देखिए दुनिया कैसी है वो हमको इन 3 लाइन में मिल चुका है कि यही छोटी सी दुनिया में दुनिया हमें मिली है। अब ये जो छोटी सी है, ये छोटी तो सही है, दुनिया छोटी है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं है पूछा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन देखिए, सच है, सुंदर है और असह्य भी है। अब देखिए सुंदर है, असह्य भी है, ठीक है। हाँ देखिए सुंदर है और असह्य भी है और सच भी है और छोटी सी भी है, यानी कि ये चारों चीज़ें हैं। अब क्या नहीं है वो आपको पता चल गया, क्योंकि हमने कहा दुनिया छोटी भी है, सुंदर भी है, असह्य भी है, लेकिन सह्य नहीं है। क्योंकि इस पोयम में, इस कविता में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये दुनिया सह्य है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, बस ये दिख रहा है कि दुनिया छोटी है, सुंदर है, सही है, असह्य है और सच है, लेकिन सह्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्योंकि पद्यांश के अनुसार दुनिया कैसी नहीं है पूछा है, तो ये सह्य नहीं है। देखा, इतना इजीली आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया को असह्य क्यों कहा गया होगा। अब बताइए, क्योंकि हमने कहा है ना कि दुनिया क्या है, असह्य है। अब ये असह्य है, यहाँ पर क्यों कहा गया होगा, आपसे ये पूछा है। अब बताइए, क्या इस पोयम में आपको कहीं पर भी ये लगा कि इसमें बोला है कि छोटी होने के कारण ये असह्य है। हमें तो नहीं लगा, है ना। भूखमरी के कारण है, भूखमरी का तो नाम ही नहीं आया।
या गरीबी के कारण है, गरीबी जैसी चीज़ तो इस पोयम में कही ही नहीं गई है, तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा, दुखों के कारण दुनिया को असह्य कहा गया है। क्योंकि देखिए छोटी सी दुनिया हमें मिली है, ये सुंदर है कह रहा है, और असह्य भी है, और ये संभाले नहीं संभलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा दुख भी हैं। ठीक है, और यही भरी है, हर्ष भी है, द्रवित भी है, विषाद भी है। टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने। ठीक है, ये सब, तो इसमें हम क्या कहेंगे, दुखों के कारण दुनिया को इसमें असह्य कहा गया है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सच, सुंदर और असह्य होने की बात किसने किससे कही। आपको आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी पोएट्री यहाँ पर कंप्लीट करी थी पढ़ते हुए कविता, तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि इस जो ये कविता है इसका सार क्या है, कि इसमें जो हमारी उसमें लिखा था ना कि बुढ़िया अपनी नातिनी से सब कुछ कह रही है, यानी कि क्या होगा, नानी ने अपनी नातिन से वो सारी बातें कही हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया फल अपनी नातिनी को देते हुए ये सारी बातें बोल रही हैं, यानी कि ये बुढ़िया अपनी नातिन से बोल रही हैं। ठीक है, नातिन यानी कि नातिनी एक ही बात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दुनिया के सच, सुंदर और असह्य होने की बात हमारी जो नानी है उन्होंने किससे कही है, अपनी नातिन से कही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स किस तरीके से कितना इजी है कविता को सॉल्व करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन शब्दों के माध्यम से दुनिया के सुख दुख की ओर संकेत किया गया है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग करके दुनिया में सुख दुख का संदेश संकेत किया है। आप एक बात बताइए, जब हमने पोयम पढ़ी थी आपने कहीं सुंदर, असह्य, ये दोनों वर्ड एक साथ देखे, या असह्य सुंदर, या देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हर्ष और विषाद की बात करी है, यहाँ यही भरी है इतने हर्ष से और इतने विषाद से, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, किन शब्दों के माध्यम से दुनिया के सुख दुख को संकेत किया है। सुख और दुख, सुख यानी कि हर्ष, दुख यानी कि विषाद। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, हर्ष और विषाद की ओर संकेत करते हुए कहा है दुनिया का सुख दुख। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, अब यहाँ पर सुंदर है, असह्य है, सच है, ऐसा लिखा तो है, लेकिन सुख और दुख को क्रमशः कौन यहाँ पर संकेत दे रहा है, सुख और दुख, हर्ष और विषाद। हर्ष यानी कि खुश होना, विषाद यानी कि दुख होना, और वो हमको हमारे यहाँ पर मिल रहा है इतने हर्ष से, यही द्रवित है इतने विषाद से। तो यही क्या होगा, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सुख और दुख को संकेत सिर्फ ये दे रहा है। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुकुर टुकुर डैश का उदाहरण है। टुकुर टुकुर किसका उदाहरण है आपसे पूछा है। पहला है समानार्थी शब्द युग्म का, पुनरुक्ति का, या फिर पुनरुक्त शब्द युग्म का, या फिर विपरीतार्थी शब्द युग्म का। अब देखिए मैंने आपको बोला है हमेशा आपका जो गद्यांश पद्यांश रहता है उसमें एक या दो क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्याकरण रटने लग जाएं, क्योंकि ये ईजी से क्वेश्चन होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच का विलोम क्या होगा। इसका आंसर आप इजीली लगा सकते हैं, क्या होगा सच का आंसर, विलोम। सच का विलोम क्या होता है, झूठ होता है। सच का विलोम असत्य तो कहेंगे नहीं, अगर सत्य लिखा होता तो हो जाता असत्य, है ना। और पाप तो होगा नहीं, असच, ये तो कोई चीज़ ही नहीं होती असच जैसी। तो सच का विलोम क्या होता है, हमेशा झूठ होता है। मिल गया ना आंसर। क्या इसके लिए आपको व्याकरण रटने की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, है ना। तो इतना इजीली कर लिया। ऐसे ही टुकुर टुकुर डैश का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये है आपका पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि व्याकरण के क्वेश्चन बहुत टफ आपसे पूछे जाते हैं, बस इतने ही ईजी होते हैं। और इस तरीके से हमने हमारा एक गद्यांश भी सॉल्व कर लिया है और एक पद्यांश भी सॉल्व कर लिया है। और अब हो गए आपके 15 में से 15 मार्क्स एकदम पक्के, यानी कि कंफर्म। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिक लगाते हुए आपको अपना गद्यांश और पद्यांश वहाँ पर सॉल्व करना होगा। और कभी भी गद्यांश या पद्यांश को पहले स्टार्ट नहीं करना है पढ़ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दो क्वेश्चन पे नज़र मार लेनी है, उसके बाद अपना गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करना है या फिर पद्यांश पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है,
तो कमेंट करके बताइएगा ये ट्रिक आपको कैसी लगी और एकदम ईजी लगा या फिर नहीं लगा। साथ ही साथ हमारी जो अदर क्लासेस चल रही हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज ही इवनिंग में हमारा हिंदी पेडागोजी के सेट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।